हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कल से हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचा है। 2 तारीख से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है, इसलिए अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो इनफ है, उसी को अच्छे से रिवाइज करिए। कल से हम लोग आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, जितने जीके जीएस के प्रश्न आए थे, अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप लोग उसे देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन उसी में से आ जाए और बाकी आप लोगों ने जो नोट्स बनाए होंगे आप सिर्फ उसी को रिवाइज करिए। अदर से कहीं भी प्रैक्टिस अब मत करिए, क्योंकि जितना नोट्स आप लोग बनाए होंगे, जितनी बार उससे रिवाइज करेंगे, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कल से हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगले ईयर में, पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उसी को सॉल्व करेंगे। एक शिफ्ट में आए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल से ये हम लोग करेंगे, आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए कल से हम लोग वो करेंगे। तो आज हम लोग इसे देख लेते हैं और इसमें आप लोगों को पता ही है कि हम लोग विद एक्सप्लेन इसे देखते हैं। जो क्वेश्चन ये तो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, बाकी इससे रिलेटेड जो बन सकते हैं उसको भी देखने वाले। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। अब आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री 3 होती है। अब उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो जो मिडिएवल के इससे सबसे होते हैं, वो उसके संस्थापक से ही पूछा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, इस सबसे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। इस बार एमटीएस में इतना सिंपल क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी ध्यान रखिए करिए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा क्या, महापद्म नंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, आप लोगों को पता होगा महापद्म नंद। कौन थे, महापद्म नंद। और बात कर ले हम लोग घनानंद की, तो ये कौन थे, ये अंतिम शासक थे। कौन थे ये, अंतिम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक कौन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, घनानंद थे। और घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था, तो बिंदुसार। बिंबसार मत करिए, बिंबसार गलती से भी मत आंसर दीजिएगा। कौन थे, बिंदुसार। थोड़ा ही डिफरेंस है, बिंदुसार बिंबिसार, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, बिंबिसार। क्या नाम था, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार। क्योंकि उनके जहर के कारण उनका जन्म हुआ था, इसलिए चाणक्य ने उनका नाम बिंदुसार रख दिया था। ये ध्यान रखिएगा, बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, तो बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार। और यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए। यहाँ से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश। गुप्त वंश से बहुत क्वेश्चन आता है। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा, गुप्त वंश। और गुप्त वंश के शासक आप लोगों को पता होगा क्या, मैंने ट्रिक बताई थी, आप लोगों को याद भी होगा क्या, सोच के नीचे में बताऊंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा एक ट्रिक, जिसके द्वारा आप लोग गुप्त वंश के सारे शासक के नाम ध्यान रख पाएंगे। उसके बाद आप लोग ये ध्यान रख पाएंगे संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक, वो लास्ट में लोग एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है। द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इमरान हाशमी की है। द किस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, इमरान हाशमी। मैंने यहाँ ऑप्शन वो रखे हैं जिनकी बुक बहुत पूछी जाती, जैसे सोनू सूद, ऋषि कपूर, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आप लोगों को पता होगा कितना पूछा जाता है, और सोनू सूद भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आयुष्मान खुराना की पुस्तक का क्या नाम है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना। ऋषि कपूर, रणबीर कपूर के पापा, आप लोगों को पता होगा, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, खुल्लम खुल्ला। क्या है, खुल्लम खुल्ला। और सोनू सूद की पुस्तक बहुत पूछी जाती है, क्या है,
आई एम नो मसीहा, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, आई एम नो मसीहा किसकी है, सोनू सूद। तो ये 4 पुस्तक के नाम आप लोगों को याद हो गए होंगे। क्या क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे, द किस ऑफ माई लाइफ किसकी है, इमरान हाशमी की है, सोनू सूद की, आई एम नो मसीहा ऋषि कपूर, खुल्लम खुल्ला आयुष्मान खुराना। कौन सी पुस्तक है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, और इसमें मदद किसने की थी, तो ताहिरा कश्यप ने पुस्तक लिखने में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तक आप लोगों को याद ही होगा, जैसे MS धोनी की अपलेइंग आप, जैसे सौरव गांगुली की आप लोगों को पता होगा क्या है, सौरव गांगुली की द रेस ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली की पुस्तक आप लोगों को पता ही होगी कि द रेस ऑफ माई लाइफ। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि युवराज सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप लोगों को पता होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद आप लोगों को पता होगा साइना नेहवाल, तो प्लेइंग टू विन उनकी पुस्तक है। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट एंड है। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ है। तो ये सारी पुस्तक आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, MS धोनी की भी बताई थी। तो आप लोग ये सारी पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अब मैंने ऑप्शन ऐसे लिया है कि इनसे रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग देख लीजिए यहीं से। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये साक्यगढ़ से संबंधित थे और ये एक क्षत्रिय थे। तो इनसे दोनों क्वेश्चन बनता है कि ये क्या थे, तो क्षत्रिय थे। किस गढ़ के थे, तो साक्यगढ़ के थे। अब देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। और किसके नीचे हुई थी, किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर। अब कैसे ध्यान रखिएगा, कुशी से ध्यान रखिए, खुशी 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 इन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ, ये किस गढ़ के थे, साक्यगढ़ के थे। ये एक क्षत्रिय थे। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे हुई। और उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म को कौन कौन से शासक ने क्या किया था, स्वीकार किया था, और किसने इसकी निंदा की थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बापू का हाथ, क्या ध्यान रखेंगे, बापू का हाथ। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें तो हो नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखिए। एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, कि मिहिर कुल ने निंदा की थी, कनिष्क ने और अजातशत्रु ने, इन लोगों ने इसको स्वीकार किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 4 बौद्ध संगति हुई थी, वो कहाँ कहाँ हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरा वैशाली में हुई थी। तीसरा पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ये बहुत पूछा जाता है। इसमें शासक कौन थे इस समय, तो अजातशत्रु, इसमें कालाशोक, इसमें अशोक, इसमें कनिष्क। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और शशांक और मिहिर कुल का नाम ध्यान रखिएगा कि उन्होंने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ। अब यहाँ 1857 मत आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें शुरू हुआ था, समाप्ति 1858 में हुआ था। और इसी के बाद 1858 का अधिनियम आया था, जिसके द्वारा भारत के पहले वायसराय बनाए गए थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कैनिंग थे। नाम मत भूलिएगा, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ही। तो सिपाही विद्रोह, ये ध्यान रखिए, यही 1857 की क्रांति ही है, जिसे क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। और इस कब खत्म हुआ था, तो 1858 में ये खत्म हुआ था। 1853 मैंने ऑप्शन इसलिए लिया है ताकि मैं यहाँ पर बता सकूँ कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में ही चली थी। और ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये ध्यान रखिएगा। और चलवाया किसने था, तो डलहौजी ने। तो भारत में रेल का जनक किसे कहा जाता है, डलहौजी को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन भारत में चली थी। मैंने ये एक ऑप्शन यहाँ पर क्यों लिया है, 1909 वाला। 1909 का मैंने ऑप्शन ये लिया है ताकि मैं यहाँ पर ये बता सकूँ कि
भारत में मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में, और 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। 1909 में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और 1919 में क्या आया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मैं ऑप्शन इसलिए बहुत सोच कर रखती हूँ ताकि यहाँ पर क्वेश्चन बता सकूँ। तो दोनों नोट कर लीजिएगा, मार्ले मिंटो 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919। और 1853 में यहाँ पर क्या हुआ था? पहली बार ट्रेन चली थी। और 1858 में सिपाही विद्रोह खत्म हुआ था। तो 1857 की क्रांति की यहाँ पर बात हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन ये वो पूछा जाता है कि इसके मुख्य अधिकारी कौन नियुक्त किए गए थे इसको समाप्त करने के लिए? तो ध्यान रखिएगा, कैंपबेल। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन यहाँ से वैसे तो बनते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1857 की क्रांति से ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस स्थान से किसने नेतृत्व किया था? तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, बिहार से कुंवर सिंह। इन सब का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारतूस वाले राइफल का प्रयोग, एनफील्ड राइफल जो था उसका जो है उसी के कारण हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा, जफर ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में। और यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग आर्टिकल तो ध्यान रखेंगे ही, साथ में साथ क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि धन विधेयक सदैव कहाँ पहले पेश होता है? तो लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख या इसका निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, कभी भी राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। पेश पहले कहाँ होगा? लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा भी कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 110। यहाँ से आर्टिकल 76 एक ध्यान रखेंगे, इसमें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का वर्णन है। आर्टिकल 148 में किसका वर्णन है? तो कैग का वर्णन है। और आर्टिकल 149 में उनके शक्तियों का वर्णन किया गया है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, भाग 4 राष्ट्र सिंह समिति की सिफारिश पर। ये आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में क्या है? ध्यान रखेंगे, कानून के समझ समानता। आर्टिकल 110 हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर है। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें है क्या? तो कानून के समझ समानता। यहाँ पर दो ऑप्शन और है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 123। ध्यान रखना है। अस्पृश्यता के अंत का वर्णन आर्टिकल 17। और आर्टिकल 123 में किसका वर्णन है? अध्यादेश। अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अध्यादेश जारी कौन करते हैं? अध्यादेश 123 के तहत कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि कोई भी विधेयक होता है उस पर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई अर्जेंट बिल होता है, जैसे सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय किसी बिल को पारित करना होता है, तो राष्ट्रपति अकेले ही उस पर सिग्नेचर कर उसको पारित कर देते हैं। तो इसी पावर को अध्यादेश कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका वर्णन आर्टिकल किस में है? 123 में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कल मैंने बताया था आप लोगों को बताया था कि नर्मदा इधर से, ताप्ती इधर से आकर यहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी यहाँ से आकर यहाँ मिल जाती है, आप लोगों को पता ही है, यहाँ आकर गिरती है। लेकिन जो महानदी है वो यहाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मैंने कल आप लोगों को लिस्ट भी दी थी कि आप लोग यहाँ आने वाली नदियों के नाम नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, सारी नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। बहुत थोड़ी लिमिटेड नदियाँ हैं जो यहाँ पर अरबियन सी में गिरती हैं। उसको मैंने कल आप लोगों को लिस्ट दी थी, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? राइट आंसर यहाँ से महानदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सिंधु की सहायक नदियाँ आप लोगों को पता होगा, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है?
कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। अब मैंने पूरी इसलिए जान कर लिया है ताकि मैं यहाँ पर याद आ सके कि उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कई बार क्वेश्चन आया है लिंगराज मंदिर कहाँ है, तब तो उड़ीसा में, ध्यान नहीं रखेंगे आप लोग। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तब आप लोग बताएंगे लिंगराज मंदिर। और एक ध्यान रखिएगा, आप लोग एक ऐसा याद करते हैं कि कंबोडिया देश में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, तब हम लोग बताते हैं कहाँ है, कंबोडिया देश में। लेकिन ये पूछे कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? कोणार्क को ही कहा जाता है, कोणार्क मंदिर। लेकिन ये कोणार्क मंदिर कहाँ का है? ये उड़ीसा वाला है, तब आप लोग उड़ीसा आंसर देंगे। इस कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और ये कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी उड़ीसा, वो भी उड़ीसा में ही है। लेकिन आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? महाबलेश्वरम बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कौन कौन से मंदिर हैं? महाबलेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर, और मैंने बताया लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है? उड़ीसा में। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम गुवाहाटी में। मंदिर से एक क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? विटामिन डी। बहुत पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हड्डियाँ कमज़ोर किस विटामिन की वजह से हो जाती हैं, तब आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? विटामिन डी की वजह से। और इसका स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सी का स्रोत अच्छा क्या होता है? खट्टे फल। और ये पूछा जाता है खट्टे फलों में कौन सा वो अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिकम। जैसे आप लोगों को पता होगा टार्टरिकम जो है वो इमली में पाया जाता है, अंगूर में, तो थोड़ा जो खट्टे होते हैं उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इन विटामिनों के आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? विटामिनों को आप लोग इनके नाम ध्यान रखेंगे, रासायनिक नाम। रथ पर एक टॉफी है, आई होप आप लोगों को याद भी होगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन? वसा में घुलनशील है, मैंने कल ये भी बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी की मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य, कौन सा क्वेश्चन क्या है? यामिनी की मूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से? तो मैंने कई बार ये बता दिया है, भरतनाट्यम। कौन कौन से? अल्लारमेल वेली, और यामिनी कृष्णमूर्ति, बैजंती माला, सोनम सिंह, ये नामटी वाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, इन सब का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। आ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये भरतनाट्यम से संबंधित तो है ही, साथ ही साथ कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मैंने बताया था पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, और वन विहार, संजय और माधवगढ़, बांधवगढ़। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नेशनल पार्क कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, उसके बाद संजय, बांधवगढ़, ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। अब मैंने ऑप्शन यहाँ पर बहुत सोच कर लिया है। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? यही है, लद्दाख वाला हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा साउथ बटन है अंडमान निकोबार में, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का ये है सतपुड़ा नेशनल पार्क। और राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सा ध्यान रखेंगे इसमें दर्रा नेशनल पार्क है, दर्रा नेशनल पार्क आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और केवला नेशनल पार्क भी यहीं पर है, जो पूछा जाता है। केवला नेशनल पार्क, घाना पक्षी, और उसके बाद दर्रा नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में सुल्तानपुर ग्लेशियर, ये 2 ध्यान रखेंगे आप लोग। सुल्तान नेशनल नेशनल पार्क और ग्लेशियर नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन में कभी कभी सिंपल बहुत पूछना होता है, तभी ऐसा दिया जाता है, नहीं तो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 ऐसे दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन बढ़ती है।
अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप देखिए गवर्नर नहीं पूछ रहा, गवर्नर जनरल पूछ रहा है। गवर्नर पूछता तब तो रॉबर्ट क्लाइव होता, लेकिन गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय कैनिंग थे, मैंने ऊपर भी बताया था ये। एंटिमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंटिमो, देखिए कीटों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्ट। तो ये तो इंग्लिश में भी आता है वन वर्ड्स में। तो इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटिमोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंटिमोलॉजी। ये हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या हो जाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। वृक्ष का अध्ययन क्या हो जाता है? डेंट्रोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एक इससे अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष और उसके बाद समाजवादी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आप लोग ध्यान रखेंगे, उद्देशिका में मात्र एक ही बार हुआ है अभी तक संविधान संशोधन, और ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। इसमें कभी कभी ये इसके क्रम को भी पूछ लिया जाता है। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, तो पंथ निरपेक्ष से स्टार्टिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा जब क्रम को पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका क्या है? मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। पेरिस में यूनेस्को का है। यूनेस्को का मत भूलिएगा, कहाँ पर है? पेरिस में। जिनेवा में किसका है? और रोम में। एफएओ का कहाँ है? एफएओ का रोम, इटली में है। यूनिसेफ का क्या कहाँ है? तो यूनिसेफ का आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? यूनिसेफ का आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? उर्वरकों और रसायनों का उपयोग, एक से अधिक फसलों का पैटर्न, अधिक उपज देने वाली किस्म। तो ये तीनों इसके घटक हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। तो राइट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? तो कौन ना है? सोमनाथ शर्मा। आप लोगों को एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत में जनक है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोमनाथ मंदिर पर अटैक किसने किया था? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? हुइटकर, रॉबर्ट हुक, किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर यही हो जाएगा, हुइटकर। और इन्होंने प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, इन 5 भागों में बांटा था। मैंने नीचे लिख भी दिया है। तो 5 भागों में वर्गीकरण किसने किया था? हुइटकर ने किया था। कब किया था? 1969 में किया था। और ये 5 कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, कवक, जंत, मुनेरा और पादप। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। मृत कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज लुईमन हॉक ने की थी। फंक ने विटामिन की खोज की थी। सोरेनसन ने पीएच वैल्यू की खोज की थी। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है और आप लोगों को आते भी होंगे ये सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र या द्रोणाचार्य अवार्ड। राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा। ये वीरता के लिए दिया जाता है। बाकी ध्यानचंद अवार्ड जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा अर्जुन अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी किससे संबंधित है? खेल से ही। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म हुआ था। और इनकी पुस्तक, मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक का क्या नाम है? तो गोल। क्या है? गोल है, ध्यान रखिएगा। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू के किस महीने में मनाया जाता है? तो अश्विन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दशहरा? अश्विन में। कार्तिक में दिवाली मनाई जाती है। फागुन में होली मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। भाद्रपद में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है। न्यू इंडिया पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो न्यू इंडिया पत्रिका एक होता है क्या? पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू इंडिया पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी?
तो न्यू इंडिया जो है वो किसके द्वारा, बिपिन चंद्र पाल जी द्वारा प्रकाशित। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन से ध्यान दिया था। इनकी पुस्तक क्या थी, इनकी पुस्तक का नाम था, आप लोगों को पता होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गांधी जी की पुस्तक, आप बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आप लोगों को मराठा केसरी ये सब आप लोगों को पता ही होगा। गांधी जी की कई पुस्तकें आप लोगों को याद भी होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल से हम लोग प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे सारे शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।